हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वियोजन अभिक्रिया के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं और बोर्ड परीक्षा में किस प्रकार से इस अभिक्रिया से प्रश्न पूछे जाते हैं उनके ऊपर मैं कम्प्लीटली डिस्कस करने वाला हूं। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और अपना यहाँ से एक प्रश्न कंप्लीट कीजिए। तो हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। वियोजन अभिक्रिया का जो दूसरा नाम लिखा हुआ है अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को ही हम कहते हैं अपघटन। क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एक नाम और हो सकता है विश्लेषण अभिक्रिया। क्या हो सकता है? विश्लेषण अभिक्रिया। ठीक है ना। जैसे संयोजन अभिक्रिया को हम संश्लेषण अभिक्रिया कह सकते हैं, तो वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन या विश्लेषण अभिक्रिया कह सकते हैं। तो यदि आपके परीक्षा में अपघटन अभिक्रिया या विश्लेषण अभिक्रिया आ जाए तो वियोजन अभिक्रिया ही है। देखिए, ये अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया संश्लेषण अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया होती है। हमने संयोजन अभिक्रिया में ये पढ़ा कि संयोजन अभिक्रियाएं जो होती है वो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हम अंतर कर रहे हैं कि जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो वियोजन अभिक्रिया होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। यानी कि यहाँ पर जो पदार्थ का या क्रियाकारक का जो अपघटन है वो ऊष्मा के द्वारा होता है। यानी उस पदार्थ को हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, तब जाकर के वो पदार्थ जो होता है, कोई भी यहाँ पर पदार्थ होगा उसका तब जाके वियोजन होगा, अपघटन होगा, वो टूटेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इस प्रकार का यदि हमें प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देनी होती है, परिभाषा देनी होती है। तो आप इस परिभाषा को नोट्स के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना। मैं परिभाषा बोल रहा हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो इस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया या विश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मैं नोट्स के रूप में लिख रहा हूँ। यहाँ जो अभिकारक होगा, ठीक है ना, अभिकारक यानी कि क्रिया करने वाला पदार्थ, अभिकारक होता है यहाँ पर एक। ठीक है ना। अब इस अभिकारक को हम क्या देंगे? किसी भी प्रकार से ऊष्मा देंगे। ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा? दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाएगा। ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई ए आपका अभिकारक है, इसको आप दीजिए ऊष्मा। यहाँ पर त्रिभुज का निशान बना रहा हूँ मैं तीर के निशान के ऊपर। इसका अर्थ है कि इसको हम किसी भी प्रकार से ऊष्मा दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये टूट जाएगा, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, और ज़्यादा भी टूट सकता है, 3 में टूट सकता है, 4 उत्पाद में टूट सकता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। एक बार वापस सुन लीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें एक अभिकारक जो होता है वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका नोट्स हो गया। अब देखिए, यहाँ पर हम जो पदार्थ को ऊर्जा देते हैं, ऊष्मा देते हैं, इसको हीट करते हैं, तो आपके यहाँ पर 3 प्रकार यहाँ पर बता रखे हैं। सबसे वियोजन अभिक्रिया का जो पहला प्रकार हम देखो कैसे पढ़ सकते हैं। सबसे पहला वियोजन है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, सुनना, आप नोट्स लिखना। यहाँ पर आपके 3 प्रकार है। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को हम तापीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। कौन सा कह सकते हैं? तापीय वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, इंग्लिश में अगर कहना चाहे तो थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहला नोट्स उतार लिया। दूसरा प्रकार मैं यहाँ लिख रहा हूँ। दूसरा है आपके विद्युतीय। ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा के द्वारा यदि किसी पदार्थ का अपघटन होता है तो उसे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा नोट्स आप लिख सकते हैं प्रकार विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया। तीसरा प्रकार भी आप लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा
तीसरा है आपके प्रकाशीय, यानी कि प्रकाश ऊर्जा के द्वारा। एक एक को हम विस्तार से पढ़ेंगे। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया के कितने प्रकार हो गए? यहाँ पर 3 प्रकार हो गए। सबसे पहला, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, वियोजन अभिक्रिया में पहला प्रकार है उष्मीय वियोजन अभिक्रिया, या इसे तापीय वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा प्रकार मैंने लिखा था विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल। तीसरा है प्रकाशीय, यानी कि सूर्य के प्रकाश के द्वारा, यहाँ पर ठीक है ना, फोटो, ठीक है ना, फोटो, ठीक है ना, वो भी सनलाइट वाला, ठीक है ना। तो प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है, 3 प्रकार से हो गई। यानी कि हम कह सकते हैं शॉर्ट शब्दों में यदि मैं कहना चाहता हूँ तो यहाँ पर आपके जो वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार की ऊष्मा या ऊर्जा के द्वारा संपन्न हो रही है। सबसे पहली है आपके सामान्य ऊष्मीय ऊष्मा के द्वारा, दूसरी है प्रकाश के द्वारा, तीसरी यहाँ पर विद्युत के द्वारा, ठीक है ना। तो ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत के द्वारा आपके यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया संपन्न हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया की, ठीक है ना। आप वापस हेडिंग डाल लीजिए, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की, परिभाषा क्या होगी, किसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ। कोई भी पदार्थ है, जैसे कि कोई पदार्थ ए है, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ ए है, ये पड़ा हुआ है ऐसे, तो ये अपनी जो है इसके रासायनिक गुणों में, अपनी अवस्था में, किसी में ये कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, जैसा का तैसा पड़ा हुआ है। यदि आप इस पदार्थ को किसी भी चाइना डिश में या किसी बीकर में, बर्तन में लेकर के इसको आप क्या करोगे, टीपा स्टैंड पे ऐसे हमने रख दिया और ये हमारा गैस बर्नर है, ठीक है। फिर इससे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, इस पदार्थ को गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, ठीक है ना। ऊष्मा देने के बाद ये क्या करेगा, ये अपघटित हो जाएगा, ये टूट जाएगा। हो सकती है इससे कोई गैस बनने, ठीक है ना, कोई गैस बनने लग जाए और इसके जो रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाएगा। पहले इसका रंग जैसे माना कि हरा था, अब ये काला पड़ गया, तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है इसकी अवस्था में भी चेंज आ जाए, ठीक है ना। गैस बनेगी तो इसकी अवस्था में चेंज आएगा, क्योंकि ठोस से गैस का निर्माण हो रहा उत्पाद में। तो इस प्रकार से ये जो पदार्थ था ये किसके द्वारा अपघटित हुआ, या इसके गुणों में, रासायनिक गुणों में जो परिवर्तन आया वो किसके द्वारा आया, ऊष्मा के द्वारा, गर्म करने पर। क्या किया हमने, बर्नर के द्वारा इसको हमने क्या किया, गर्म किया। यदि हम बाहर से उसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ऐसी अभिक्रिया होती है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब हम इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिनमें किसी भी क्रियाकारक पदार्थ ऊष्मा के द्वारा, यानी कि अर्थात गर्म करने पर अपघटित होता है, तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि कोई भी पदार्थ है वो गर्म करने पर, यानी कि ऊष्मा देने पर यदि उनका अपघटन होता है और नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे, समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्या लिखना, मुझे क्या छोड़ना है, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए इसका फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो देखिए साहब, आपके यहाँ पर उदाहरण में ये समीकरण जो कि आपकी बुक वाली है, इसको आप देखिए साहब। इसमें आपके फेरस सल्फेट है, ये क्या लिखा, फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4, ठीक है ना। FeSO4 होता है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट है यहाँ पर, ये हरे रंग में, कौन से रंग में है, ये हरे रंग में, ठीक है। अब इस फेरस सल्फेट को हमने क्या किया, गर्म किया, इसको हमने ऊष्मा प्रदान की। देखो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्योंकि इस पदार्थ को हम क्या दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं। ये ऊष्मा ग्रहण करने के बाद ही उत्पाद में टूटेगा, तो ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गई, ठीक है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण भी है ये, ठीक है। अब जैसे ये हरे रंग का पदार्थ है FeSO4, इसको हमने ऊष्मा दी तो ये 3 पदार्थों में टूट रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए Fe2O3, Fe2O3 प्लस SO2 गैस बन रही है, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस एक गैस और बन रही है SO3,
ठीक है। ये दोनों गैसें हैं, SO2 प्लस SO3। SO2 का नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 का नाम होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये दोनों गैसें बन रही है और इनकी विशिष्ट गंध होती है। SO2 की गंध होती है, सड़ा हुआ जो अंडा होता है उसकी गंध आती है ना, वो SO2 की होती है। तो विशेष प्रकार की अभिलाक्षणिक विशिष्ट गंध जो यहाँ से निकलती है वो SO2 और SO3 की गंध होती है। यानी भी किसी भी पदार्थ से हमने पढ़ा कि रासायनिक परिवर्तन में यानी किसी भी पदार्थ से यदि कोई गैस का निर्माण हो रहा है तो हम समझेंगे यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब हम देखते हैं कि इसके रंग में क्या हो गया, परिवर्तन आ गया। इसके रंग में क्या आ गया, परिवर्तन आ गया। इसका जो रंग था इस क्रिस्टल का, पहले ये हरे रंग का था, अब ये जो है ये भूरे रंग का या इसका कोई अन्य रंग आ गया। ठीक है, ये Fe3O4 है, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 का यहाँ पर Fe2O3 बन रहा है, ये वाला, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है ना, फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि SO4 फेरस सल्फेट था, इसको उष्मा देने पर ये 3 उत्पादों में टूट गया है। तो ये एक प्रकार की उष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर उस जो पदार्थ का वियोजन हुआ किसके द्वारा हुआ, उष्मा के द्वारा होने के कारण ये उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया है। समझ में आ गया। इसी प्रकार से एक अन्य अभिक्रिया और है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट वाली CaCO3 वाली दूसरी अभिक्रिया। देखो दूसरा उदाहरण उसमें वियोजन का, कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप उष्मा देंगे, मैं तीर का ये जो त्रिभुज बना रहा हूँ ये इसका अर्थ है उष्मा देना। ठीक है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा प्रदान की जा रही है। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा प्रदान करोगे तो यहाँ से 2 उत्पाद बनेंगे, CaO प्लस CO2। CaO जिसे हम कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है, कैल्शियम ऑक्साइड। और CO2 इसे तो आप जानते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसमें आपको विशेष क्या दिया और पढ़ना है कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड का एक विशेष नाम है, साधारण नाम है, जो हमें परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसका सूत्र पूछा जा सकता है साधारण नाम दे करके। CaO इसका रासायनिक नाम सुनेंगे आप, कैल्शियम ऑक्साइड है। इसका विशिष्ट नाम जो है वो है बिना बुझा हुआ चूना। क्या है, बिना बुझा हुआ चूना है। इसका सूत्र ये लिखा हुआ, देखो लिखा हुआ बिना बुझा हुआ, इसे चूना भी हम कहते हैं। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ जो चूना है, इसका उपयोग यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है, तो बुझा हुआ चूना बनाने में इसका प्रयोग होता है। बुझा हुआ चूना, ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, जो एक प्रकार का क्षारीय पदार्थ बन जाता है जो भवन निर्माण में काम आता है। ठीक है ना, पहले सीमेंट के स्थान पर चूने का जो प्रयोग किया जाता था वो इससे बनता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इसका प्रयोग और है सीमेंट निर्माण में। किसमें है, सीमेंट निर्माण में भी कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पहले सीमेंट के स्थान पर इसका प्रयोग होता था। समझ में आ गया। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो आप जानते हैं आग बुझाने के काम में आती है, और श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर से भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इस प्रकृति में 0.03% है। ये आप और एक्स्ट्रा जानकारी रख सकते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बारे में आपको मैं बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पादप जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं, और बदले में हमें कौन सी गैस दे देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। तो इस प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को जो स्थिर रखने का कार्य है हमारे पेड़ पौधे करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान। ठीक है, तीसरा उदाहरण और हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया को। ठीक है, तीसरा उदाहरण देखिए साहब, एक हम परख नली लेते हैं, ज्वलन नली ले सकते हैं, जिसको परख नली या ज्वलन नली आप ले लीजिए। ये परख नली हमने ले लिया, आप चित्र में देख सकते हैं, परख नली ले ली मैंने। इस परख नली में हम लेते हैं लेड नाइट्रेट। क्या लेते हैं सर, लेड नाइट्रेट ले लेते हैं। लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PbNO3 का होल 2, PbNO3 का होल 2, इसे कहते हैं लेड नाइट्रेट।
इसको हमने एक परखनली में ले लिया। परखनली में लेने के बाद इसको हम टोंग से पकड़ते हैं। देखो ये हाथ में जो पकड़ा हुआ है ना, एक प्रकार का चिमटा, इसे विज्ञान की भाषा में टोंग कहते हैं, सामान्य भाषा में हम कहते हैं चिमटा। ठीक है, इसको हमने परखनली को पकड़ लिया चिमटे से, जैसा कि आप चित्र में दिखाई दे रहे हैं। फिर इसको हम गैस बर्नर के ऊपर इस परखनली को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, गर्म करने का मतलब यहाँ पर इसको ऊष्मा प्रदान करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहाँ से हमें धुआं निकलता हुआ दिखाई देता है। वो धुआं होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का। किसका होता है सर? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का धुआं होता है, जिसका सूत्र है NO2। इसके साथ में एक गैस और निकलती है जिसे कहते हैं O2 गैस, ऑक्सीजन। ये दोनों गैसें यहाँ से क्या निकलती है, बाहर निकलती है, जैसा कि आपको समीकरण में दिखाई दे रहा है। और ये जो लेड नाइट्रेट होता है, अब परखनली के अंदर शेष क्या बच जाएगा, PbO बच जाएगा। PbO को कहते हैं लेड ऑक्साइड कहते हैं। तो लेड नाइट्रेट का अपघटन करने पर या इसको ऊष्मा देने पर, इसका तापन करने पर, इसको गर्म करने पर, किसी भी शब्दों में आप बोल सकते हैं, 3 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। लेड ऑक्साइड बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, साथ में ऑक्सीजन गैस बन रही है। समझ में आ गया? और परखनली में शेष क्या बचेगा, लेड ऑक्साइड बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रश्न हमें परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप जानते हैं कि परीक्षा में सीधा हलवा तो बहुत ही कम परोसा जाता है, प्रश्न होते हैं टेढ़े, मतलब थोड़े से घुमावदार होते हैं। और साइंस में तो आप जानते हैं कि विशेष प्रकार का ज्ञान है, तो यहाँ पर तो जो ठीक है आपकी जो समझ पर आधारित प्रश्न होते हैं कि आपने कितना समझा है। रटन प्रणाली यहाँ पर चलती नहीं है, यहाँ पर समझा हुआ ज्ञान ही चलता है। अब आपको परीक्षा में कैसे दे सकता है, देखिए प्रश्न होता है, क्वेश्चन देखिए, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में, देखो लिखना आप, निम्न रासायनिक अभिक्रिया में X व Y की पहचान करके इनके अणुसूत्र व इनके रासायनिक नाम लिखिए। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण में X व Y की पहचान करके इनके अणुसूत्र, इनके नाम लिखिए। ठीक है, एक इस प्रकार से प्रश्न होता है। अब आपको कैसे देगा वो देखना। PbNO3 का होल 2 लिख देगा और तीर का निशान के ऊपर त्रिभुज बना देगा, या लिखेगा X + Y + O2 लिख देगा। तो उन्होंने क्या किया, देखो लेड जो नाइट्रेट है, इसमें 3 प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। 3 प्रकार के उत्पाद में से आपको तीसरा उत्पाद तो उन्होंने दे दिया, जबकि 2 प्रकार के उत्पाद उन्होंने नहीं दिए। तो X और Y की हमें क्या करनी, सबसे पहले पहचान करनी, इसको आइडेंटिफाई करना है। तो यदि हमने पढ़ रखा है, यदि हम थोड़ा सा भी समझ रखा है, मैं याद करने के लिए, रटने के लिए नहीं कहता हूँ, समझ रखा है, तो हमको पता चल जाएगा 3 प्रकार के पदार्थ बनते हैं सर। एक तो PbO बनता है, इसको अपघटन करने पर एक NO2 बनेगा और एक O2। आपने अगर इसको थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि देखिए लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाएगा, तो इसमें देखिए आप जो NO3 है, इससे एक तो NO2 बन रहा है, एक O2 बन सकता है, और जो लेड होता है वो लेड तो सिंगल, इसके साथ ऑक्सीजन आ सकते हैं। तो ऐसा आप आइडिया लगा सकते हैं, और वहाँ से भी आप इनको अपना जो ठीक है वहाँ नंबर ला सकते हैं, उत्तर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर X और Y की जगह आप लिख सकते हैं कि X बराबर तो PbO है और Y बराबर NO2 है। ठीक है, या आप X की जगह ये भी लिख सकते हैं और Y की जगह ये भी लिख सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स नंबर नहीं, X की जगह पर हमें लेड ऑक्साइड ही लिखना पड़ेगा और Y की जगह हमें केवल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो X और Y की हमने पहचान कर ली, अणुसूत्र लिख दिया अपन ने कि X तो हमारा यहाँ पर अभिक्रिया में है लेड ऑक्साइड है, और Y है आपने लिख दिया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। अणुसूत्र लिखने के बाद इनके रासायनिक नाम आपको लिख देने की लेड ऑक्साइड है और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है। तो जैसे ही आपके 1 नंबर में है या 2 नंबर में है, तो 1 + 1 आपका हो जाएगा, 2 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपसे इस अभिक्रिया को अगला प्रश्न कैसे बन सकता है, ये पूरी आपको समीकरण दे देगा। क्या दे देगा, पूरी समीकरण दे देगा। अब आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हुए, ठीक है, एक तो आपसे संतुलित करवाएगा, संतुलित करते हुए इसके प्रकार को बताइए कि ये अभिक्रिया किस टाइप की है। इसको बैलेंस करते हुए इसके प्रकार को बताइए।
तो आप प्रकार तो आप इजी गोइंग बता देंगे कि एक अभिकारक है, ये तीन भागों में टूट रहा है, तो यहाँ पर अपघटन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया का जो टाइप है वो डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शंस है, वियोजन अभिक्रिया है। अब आपके सामने प्रॉब्लम आएगी बैलेंस करने की। तो बैलेंस करने के लिए मैंने आपने हीट एंड ट्रायल मेथड मैंने बता रखा, और डायरेक्ट मेथड भी हम यूज करेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट मेथड ही लगाना पड़ेगा, हीट एंड ट्रायल मेथड तो यहाँ पर पूरा आपको चरण तो बनाने है नहीं है, तो आप परंतु आपका तरीका वो हीट एंड ट्रायल मेथड से ही डायरेक्ट मेथड बनता है। तो आप पहले ही अनबैलेंस्ड होती है, कंकाली समीकरण होती है, तो आप देखेंगे अभिकारकों के अंदर, देखो मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि अभिकारकों के अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से तत्व है। तो लेड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो जो अभिकारकों के अंदर तत्व है वो तत्व सेम टू सेम उत्पाद में होंगे। तो इधर भी आप लिख लीजिए, इधर भी आप क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। अभिकारकों में लेड की संख्या कितनी है, आप देखोगे 1 है। अब आप नाइट्रोजन की संख्या देखोगे, देखो NO2 का होल 2 लिखा हुआ है। तो ये होल जो 2 है ना, ये नाइट्रोजन के लिए भी है तो ऑक्सीजन के लिए भी है। अब N के साथ में यहाँ पर देखिए आप समीकरण में, इस समीकरण आप लिखिए N 1 है और बाहर होल 2 लिखा हुआ, तो नाइट्रोजन की संख्या प्रारंभ में 2 है। अब देखिए NO3 का होल 2, तो ऑक्सीजन की कोष्ठक के अंदर संख्या कितनी, संख्या पूछ रहा हूँ, परमाणुकता कितनी, एटोमिसिटी है 3 और बाहर 2 है, तो 3 2 से गुणा होगा तो 6 है। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 हैं। अब आप देखिए इधर उत्पाद में देखिए कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, लेड ऑक्साइड के साथ देखो, लेड देखिए, लेड तो एक जगह ही है तो लेड की संख्या 1 है। ऑक्सीजन कहाँ कहाँ है, लेड ऑक्साइड के साथ में है, NO2 के साथ में है और O2 यहाँ पर है। तो टोटल काउंट कीजिए कितने आ रहे हैं, 1 और यहाँ पर 2 और 2 होने पर ये 4 हो गया। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी आ गई, 4 आ गई। नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन यहाँ पर केवल 1 है। तो अब आपको ये मैच कराना है कि अभिकारक और उत्पाद में किन की संख्या समान है और किन की संख्या भिन्न है। तो हम देखते हैं कि पहले प्रयास में हम देखते हैं कि लेड से तो लेड बराबर है, नाइट्रोजन की संख्या और ऑक्सीजन की संख्या में डिफरेंट है। तो किसी आप एक का चयन कर लीजिए। तो हीट एंड ट्रायल में हमने पढ़ा है कि उस पदार्थ या उस तत्व का सबसे पहले हम चयन करते हैं या उसको बैलेंस करते हैं जिनकी संख्या अधिक है। तो ऑक्सीजन को आप बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि अभिकारक में इसकी संख्या क्या आ रही, 6 आ रही, उत्पाद में 4 आ रही है। तो आप अनुमान विधि से आप इसका, ठीक है, आप को बैलेंस करना पड़ेगा। अब अनुमान विधि में आपने जैसे कि यहाँ पर लेड ऑक्साइड के आगे 2 लगाया, ठीक है, फिर यहाँ पर लेड ऑक्साइड के आगे, लेड नाइट्रेट के आगे 2 लगा दिया गुणांक, और लेड ऑक्साइड के आगे फिर आपने 2 लगाया, फिर यहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के आगे 4 लगा करके इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस करना। और दोनों तरफ बैलेंस करने के बाद आप फिर काउंट करना कि दोनों तरफ तत्वों की संख्या बराबर हुई या नहीं। जैसे बराबर हो जाती है तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। आप समीकरणों को बैलेंस करने के लिए मेरे द्वारा पहले बनाए गए हीट एंड ट्रायल वाला आप वीडियो देखिए, वहाँ से आप सीखिए, फिर आपसे डायरेक्ट आप इनको बैलेंस करना सीखिए, क्योंकि ये एक जटिल मैटर। और यहाँ पर अभ्यास, मैं यहाँ अभ्यास के लिए आपको सजेस्ट करूँगा कि जितना आप ज़्यादा समीकरणों के ऊपर अभ्यास करेंगे उतना ही आप जल्दी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं काम करती है, नहीं यहाँ पर किसी समीकरण को रटा जाता है, ओनली और ओनली बैलेंस करना सीखा जाता है। अगर आप बार बार प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप फिर चुटकियों में हल कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। संतुलित करना, देखो इस अभिक्रिया से 2 प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक तो अभिक्रियाओं को बैलेंस करने वाला, और एक यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया वाला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। तो ये आपके हुई उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं सेकंड अभिक्रिया की, जो कि सेकंड अभिक्रिया आपने लिख रखी है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया में आपको यहाँ पर एक समीकरण याद रखनी है और उसका पूरा एक प्रयोग याद रखना है, ठीक है। इस प्रयोग के लिए मैं केवल विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया के लिए मैं इसके बाद एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा जो पूरा एक निबंधात्मक प्रश्न होगा। यहाँ पर तो मैं केवल परिभाषा और समीकरण समझा रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये पूरा मैं अलग से बताऊंगा निबंधात्मक प्रश्न के रूप में। इसके बाद वही वीडियो होगा। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया आपके दूसरा टाइप है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इसकी जो है परिभाषा देख लेते हैं।
तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का अपघटन या वियोजन विद्युत के द्वारा होता हो तो उसे हम विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार मैं वापस बोल रहा हूँ, जैसे उदाहरण से समझा रहा हूँ। कोई भी ये एक पदार्थ है, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाएगा, वियोजित हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है ना। यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी क्रियाकारक या किसी पदार्थ का अपघटन विद्युत धारा के द्वारा होता हो तो उसे हम विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर आपको केवल एक ही समीकरण याद रखनी है, वो है आपके जल का विद्युतीय अपघटन। उदाहरण में क्या हो जाएगा, जैसे H2 जल का विद्युतीय अपघटन। आप जानते हैं कि आप पानी को गर्म करोगे तो ये भाप में बदल जाएगा। भाप यानी कि वो भी H2 ही है। ठीक है ना। गर्म करने पर जल का अपघटन नहीं होता है। जल का अपघटन आपको करना है तो पानी के अंदर आपको विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। ठीक है। तो पानी के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। इसके का मैं वीडियो, आप ये जो प्रयोग है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा पूरा कैसे होता है जो। तो आप जानते हैं कि जल का जब हम अपघटन करवाते हैं, विद्युतीय अपघटन, तो ये दो गैसों में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस में टूट जाता है। और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं कि जो दो इलेक्ट्रोड हम काम में लेंगे यहाँ पर, तो हाइड्रोजन तो इकट्ठी होगी आपके कैथोड के ऊपर और ऑक्सीजन इकट्ठी होगी एनोड के ऊपर। ठीक है। इनकी पहचान कैसे करेंगे आप नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें। तो ये आपके हैं आपके विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया की समीकरण है। ठीक है साहब, आप समझ गए होंगे। मैं एक बार वापस लिखता हूँ। H2O तीर का निशान लगाएंगे, यहाँ पर विद्युत धारा लिखेंगे तीर के निशान के ऊपर, और H2 + O2 लिखेंगे डेफिनेशन। और ये आपका उदाहरण हो गया जैसे में। ठीक है सर। उसके बाद देखिए तीसरी अभिक्रिया जो मैंने लिखी थी वो लिखी थी आपके प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद इसके एग्जाम्पल क्या हैं, उदाहरण क्या है और कौन कौन से उदाहरण इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार से उन उदाहरणों से भी और प्रश्न बनते हैं, उनके ऊपर हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो इसकी सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए नोट्स में कि ऐसी ही वियोजन अभिक्रियाएं जिनमें किसी पदार्थ का अपघटन सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता हो। यहाँ पर सनलाइट इंपॉर्टेंट है, ये आपके बल्ब वाला प्रकाश नहीं है, सनलाइट। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी शब्दों में आप लिख सकते हैं, समझना बहुत जरूरी है। ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिनमें किसी पदार्थ का अपघटन सूर्य के प्रकाश के द्वारा होता है तो उसे हम प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आप समझ गए हैं। उसके बाद देखिए साहब, ये हो गया। अब हम बात करते हैं जो अपने प्रकाशीय विद्युत अपघटन अभिक्रिया के उदाहरणों की। परिभाषाएं हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर दो उदाहरण मेन इम्पोर्टेंट हैं जिनको आपको याद रखना है, समझना है। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है, छोटा प्रश्न बनता है। तो देखिए पहला उदाहरण प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का पहला उदाहरण इस प्रकार से है कि पहला उदाहरण मैं लिख रहा हूँ। आपने AgCl के बारे में पढ़ा है, नाम सुना होगा, सूत्र वगैरह आपको याद होगा। AgCl जिसका रासायनिक नाम होता है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये AgCl जो होता है ये सफ़ेद कलर में होता है सामान्यतः। कि कौन से कलर में होता है? सफ़ेद रंग का होता है। यदि इसको आप किसी भी चाइना डिश में इसकी 2 ग्राम 5 ग्राम मात्रा लेकर के आप इसको बाहर धूप में रख देंगे, यानी कि सूर्य के प्रकाश में आप रख देंगे, तो तीर के निशान के ऊपर हम क्या लिखेंगे? सूर्य का प्रकाश। क्या लिख दीजिए आप? सूर्य का प्रकाश, या इंग्लिश में लिख दीजिए सनलाइट, या HV लिख दीजिए। ठीक है, काम हो जाएगा आपका। जैसे आप इसको सूर्य के प्रकाश में रखते हो तो कुछ समय बाद, जैसे कि 5 मिनट बाद, कुछ समय बाद
आप देखते हो कि ये जो सफ़ेद कलर था, इसका सफ़ेद रंग था, वाइट कलर था, ये चेंज होकर के दूसर कलर, दूसर रंग, ग्रे, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रे कलर, दूसर रंग हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ जाता है छोटा कि AgCl को, सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में या बाहर धूप में रखने पर इसका दूसर रंग क्यों हो जाता है, या इसका रंग परिवर्तित क्यों हो जाता है। ठीक है, अब इसका उत्तर ये है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए, AgCl सिल्वर क्लोराइड को आपने सूर्य के प्रकाश में रखा, सनलाइट, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, सूरज जो सौर ऊर्जा है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को हम सौर ऊर्जा कहते हैं, उस सौर ऊर्जा को ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उसको अवशोषित करेगा। अवशोषित करते ही AgCl के बीच का जो बॉन्ड है, ये वाला AgCl के बीच में जो बॉन्ड है, आयनिक बंध होता है, ये क्या करता है, सूरज की यानी कि सौर ऊर्जा से ये बंध जो होता है, आयनिक बंध, ये टूट जाता है। ठीक है, टूट जाने के बाद जो चाइना डिश है उसमें क्या बचेगा, Ag, और ये जो क्लोरीन Cl है, क्लोराइड, ये क्लोरीन में गैस में मतलब वियोजित हो जाएगा, और क्लोरीन गैस क्या हो जाएगी, प्रकृति में मुक्त हो जाएगी, प्रकृति में चली जाएगी। अब आपकी चाइना डिश में शेष क्या बचा, Ag बचा। ठीक है, अब Ag जो है ये आपके दूसर रंग का हो जाता है। कौन से रंग का हो जाता है, सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। समझ में आ गया। यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड का जो सिल्वर है, वो सिल्वर, जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या हो जाता है, वियोजन हो जाता है। ये किसके द्वारा हो रहा है, सनलाइट के द्वारा। तो ये अभिक्रिया किसका उदाहरण हो गई, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गई। और इससे प्रश्न जो बना वो दूसरा रंग का क्यों होता है, इसका उत्तर है AgCl को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखने पर ये Ag, सिल्वर और क्लोरीन गैस Cl2 में वियोजित हो जाता है, और Cl2 प्रकृति में मुक्त हो जाती है। शेष तस्तरी में या प्लेट में, चाइना डिश में Ag बचता है, जो कि वो दूसरे रंग का हमें दिखाई देता है। इसका प्रश्न का ये उत्तर हो गया। उसके बाद दूसरा इसका उदाहरण है, वो है AgBr को लेकर के। ठीक है, इसी का भाई है, AgCl का भाई है AgBr। इसका भी नाम सिंपल है, सिल्वर ब्रोमाइड। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड ये ठोस रूप में होता है। इसको भी यदि हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सनलाइट में, ठीक है ना, सनलाइट में यदि हम इसको भी रखते हैं, तो ये भी क्या होता है, Ag प्लस Br2। यहाँ पर ये Br2 गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, Br2 में बदल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये भी कौन सी अभिक्रिया हो गई, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर देखिए, ये जो अभिक्रिया है इसका उपयोग, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। ये जो अभिक्रिया है, AgBr के वियोजन वाली जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया का प्रयोग श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। ठीक है साहब, तो AgBr का उपयोग किस में किया जाता है, श्याम सफेद फोटोग्राफी करने में, यानी कि ब्लैक एंड वाइट जो फोटोग्राफी होती है, उसका ड्रम होता है, उसमें ये इंक के रूप में डाली जाती है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने देखा है इस पूरी अभिक्रिया में कि किसी भी यदि वियोजन अभिक्रिया में, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए यदि तो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, या हमें विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इन तीनों ही कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, अभिकारक जो भी हमारा एजेंट जो भी है, उसको हम क्या कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार से उसको हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, तब जाकर के वो जो अभिकारक है वो उत्पाद में टूट रहा है, वियोजित हो रहा है। तो यह अभिक्रियाएं जो होती है, एक प्रकार से ये क्या है, सभी जो अभिक्रिया हमने पढ़ी है, चाहे प्रकाश वाली हो, चाहे विद्युत वाली हो, चाहे ताप वाली हो, ये सारी के सारी अभिक्रियाएं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण है। अब मैं आपको यहाँ पर वापस एक प्रश्न बना देता हूँ, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, या ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। ऐसे प्रश्न हमें पूछे जाते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा, ठीक है,
अगर ऐसा प्रश्न आ गया परीक्षा में, आपके बोर्ड परीक्षा में आ गया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। या आपको सिंगल ये प्रश्न आ गया ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के 2 उदाहरण दीजिए, 2 रासायनिक समीकरण लिखिए इनसे संबंधित। तो इसकी परिभाषा होती है ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, आप नोट कर सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के अपघटन के लिए या अभिकारकों को तोड़ने के लिए या रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए किसी भी आप एक शब्द का प्रयोग कर लीजिए। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों का वियोजन, अपघटन, विश्लेषण, ठीक है, किसी भी एक शब्द का प्रयोग कीजिए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के अपघटन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण आप तीनों प्रकार में से कोई से भी 2 प्रकार के, ठीक है, उदाहरण दे सकते हैं। और आपके तीर के निशान के ऊपर आपको शो करना है कि आप किस प्रकार की जो है ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। प्रकाश ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं तो सूर्य का प्रकाश लिख दीजिए। यदि विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, जल की अपघटन वाली समीकरण है, तो वहाँ पर विद्युत ऊर्जा आप लिख दीजिए। यदि आप लेड नाइट्रेट वाला उदाहरण दे रहे हैं, PSO4 वाला उदाहरण दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप तापन लिख दीजिए, ऊष्मा लिख दीजिए। ठीक है, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये वियोजन अभिक्रिया के मैंने तीनों टाइप आपको बता दिए हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उनको भी मैंने बताए हैं। और जैसे मैंने ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद एक बार वापस फिर प्रश्नों के ऊपर हम इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, विगत प्रति परीक्षा में, मतलब विगत एग्जाम में आपके, और अब कौन सा प्रश्न बन सकता है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इसके आगे वाला जो वीडियो है वो जल अपघटन वाला है, जो विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।